हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। तुम्हारी वो जो मनोकामना है ना, दिली तमन्ना है तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार करने की, मैं करवा देता हूँ आज। ठीक है, तुम्हारी इच्छा को सुन लेता हूँ और तुम्हारी इच्छा तो सर्वोच्च है, मतलब सबसे ऊंची तुम्हारी इच्छा ही है। तो उसी को आधार रखते हुए फंडामेंटल राइट्स आज करा दूंगा। मगर हाँ, मैं पहले ही टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लियर कर देता हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ एसएससी जीडी के एग्जाम को। तो मैं एसएससी के जीडी के अनुसार ही आपको फंडामेंटल राइट्स कराऊंगा, मौलिक अधिकार कराऊंगा। जैसे अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों पे अगर प्रॉपर रूप में, तो हर मौलिक अधिकार को करने के लिए, मतलब अगर आप बात करें आर्टिकल नंबर 12 की, आर्टिकल नंबर 13 की, आर्टिकल नंबर 14 की, आर्टिकल नंबर 15 की, तो हर एक आर्टिकल को करने के लिए कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 मिनट चाहिए एक आर्टिकल करने के लिए। अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी पढ़ेंगे, उनसे संबंधित केसेस को पढ़ेंगे, उनसे संबंधित और चीज़ों को पढ़ेंगे, तो कम से कम इतना टाइम आपको चाहिए। मगर हाँ, मेरा टारगेट है एसएससी जीडी को आपको क्वालिफाई करवाना। और एसएससी जीडी तक ना तो मैं पूरी पॉलिटी करा दूंगा भाई साहब। कल मुझे बड़ी, मतलब यहाँ लग गई वो वाली बात कि सर आपने पूरा नहीं करवाया। सर देखिए, मैं पता पूरा क्यों नहीं करवा पाया, क्योंकि मैं टारगेट रखता हूँ मिनिमम पीसीएस, कि भाई पीसीएस लेवल तक आपको कंटेंट फेंक दो। अगर देखो ऐसे वाला पूरा करवाना है कि ये रहा आंसर नंबर बी, और बी को ये सॉल्व करके बता दिया कि भाई ये यहाँ से उधार लिया है, तो सर ऐसे कंप्लीट कराना है तो बीसीओ बार कंप्लीट करा चुका हूँ मैं भारतीय राज्य व्यवस्था। मगर आप सभी लोग भी जानते हैं कि आपको कैसी वाली कंप्लीशन चाहिए। तो उस कंप्लीशन के लिए पॉलिटी का मैं बैच निकालूंगा, मैं बात करूंगा, डेफिनेटली बात करूंगा। मगर वो पेड बैच निकालूंगा, ताकि जो वाक्य में ही पढ़ना चाहता है वो पढ़ने के लिए आए यार। ये ना हो कि एक दिन तो 2 आ रहे हैं, फिर अगले दिन आधे आ रहे हैं। ठीक, चलिए क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से। सभी लोग, सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे क्लास में, जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं क्या क्लास। दयाल राउत जी, पारुल जी, शिवांगी जी, सी बॉयज़, देवेश सिंह प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। स्टार्ट कराता हूँ। फंडामेंटल राइट क्वेश्चंस भी आज ही करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद थोड़े से सवाल करा दूंगा, मतलब क्लियर कर दूंगा तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स आज, मौलिक अधिकार, ताकि एग्जाम में तुम्हारे नंबर ना कटें। आप सभी लोग जानते हैं आपको मेरी 2 क्लासेस मिल जाएंगी, एक वाईफाई स्टडीज़ 2.0 चैनल पर रात 8 बजे, और एक क्लास आपको मिल जाएगी मेरी वाईफाई स्टूडियोज़ 2.0 चैनल पर दोपहर 3 बजे। दोनों क्लासेस में ज़रूर जुड़ा कीजिए, पार्टिसिपेट ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा ये रहेगा आज का डाउट बयान अकेडमी, ये कोर्स रहेगा जो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड डाउट, जो बचपन से ही आ रहे हैं, वो वाले विद्यार्थी हैं हम, जो सबसे पीछे बैठा करते थे बेंच में, और भाई साहब पूरी कहावत या पूरी कहानी होने के बाद हम ये पूछते थे कि भाई ये हुआ क्यों था, ये बताइए। उसके बाद सरकारी स्कूल वाले तो जानते हैं कि कैसी मार लगती थी। उसके बाद प्राइवेट वाले बेचारे ज़्यादा फीस देकर फिर दोबारा पढ़ाया जाता था उन्हें कि तुझे समझाएंगे, वरना मम्मी पापा को कॉल करके बुलाया जाता था कि आ जाइए भाई आपकी संतान से मिलने के लिए, जिनको आपने यहाँ भेजा है पाल पोस कर बड़ा करके, अब उनको आगे और भेजने की ज़रूरत है। चलिए, वही वाले डाउट को सॉल्व करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। 2 प्रकार से रेज योर हैंड चलती हुई क्लास में आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट, ज़बरदस्त होता है। मान लीजिए पूरे हफ्ते आपने तैयारी करी है, हमने आपकी तैयारी करवाई है, आप बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हैं, अन्य अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अन्य अन्य एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो जज तो कर लो कम से कम कि अगर एग्ज़ाम में सवाल आ गया तो क्या करोगे। तो 40 सवालों के जवाब देने हैं मात्र 50 मिनट में। जुड़ जाइए अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन से। बस एक चीज़ याद रखना, जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो ये कोड ज़रूर यूज़ करना जो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है CM10। अगर आपने ये कोड इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। इसके अलावा ये कुछ अन्य कोर्सेज रहेंगे, इनमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा ये कोड CM10। मान लीजिए कोड ही सर्वो सर्वा है भाई, यही दिलवाएगा विजेता, यही दिलवाएगा जीत। चाहे डिस्काउंट पाना हो, चाहे फ्री क्लास लेनी हो, चाहे कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना हो, सब जगह यही यूज़ होगा। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। सवाल निकालें या फिर थ्योरी? अच्छा जी, थ्योरी करानी थी तुम्हें। वेरी गुड आफ्टरनून जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्लास की टाइमिंग बता दीजिए। चंदन यादव जी, एक क्लास दोपहर 3 बजे आपको मिल जाएगी, एक क्लास रात 8 बजे वाईफाई 2.0 चैनल पे। 2 क्लासेज आपको मिलेंगी यूट्यूब पे। इसके अलावा एप्लीकेशन पे क्लासेज रहेंगी कल पूरा दिन, 4 क्लासेज, उसका टाइम टेबल शेयर करवा दूंगा। ठीक, चलिए भाई, डिजिटल बोर्ड का ये फ़ायदा है कि भाई यहाँ से नीचे से स्वैप करके निकालेंगे और एक नया बोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार से पेश करेंगे आपके सामने, कुछ और भी लिखा ही होगा इस पर ज़रूर।
क्योंकि मैं पुराना डाटा रव नहीं करता हूँ जी, बहुत बढ़िया काम करता हूँ मैं। चलिए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को समझते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। कॉपी पेन निकाल लीजिए, हाथ में लेकर बैठ जाइए। डिटेल में कराऊंगा, दोबारा से कराऊंगा, एक एक पॉइंट अच्छे से करा दूंगा। सबसे पहला सवाल तो सर, अगर भारत के संविधान में या फिर मौलिक अधिकारों से संबंधित ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों को क्यों जोड़ा गया है, तो आप जवाब दोगे प्रस्तावना के, जो प्रस्तावना में बातें लिखी गई हैं ना, उनको उजागर करने के लिए 3 चीज़ें आपको भारत के संविधान में नजर आएंगी। प्रस्तावना में जो बातें लिखी हुई हैं उनसे संबंधित 3 चीज़ें आपको भारत के संविधान में नजर आएंगी। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस स्पेस, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के रूप में जानते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ आपको और नजर आएगी जिसे हम जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों के नाम से। आप उठा लीजिए प्रस्तावना को और आप उठा लीजिए इन तीनों चीज़ों को, जो भी बातें वहाँ लिखी हुई है ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको इन तीनों चीज़ों में ही ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के संबंध में और चीज़ों को हम तय करते हैं, टैकल करने की कोशिश करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, टेस्ट भी आज लूंगा, तो ध्यान से सुनना एक एक बात। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, पहले भी एक बार समझाई हैं, दोबारा समझा देता हूँ, तभी आगे बढ़ने में फ़ायदा होगा। सर मौलिक अधिकार, अगर बिल्कुल ही बेसिक बात करें ना, तो मौलिक अधिकार सबसे पहले किस देश के संविधान में लिखे गए थे? रिटर्न वाले। मौलिक अधिकार सबसे पहले किस देश के संविधान में लिखे गए थे? रिटर्न वाले, लिखित वाले, या फिर एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके किस देश के संविधान में लिखे गए थे? लिखित रूप में, इन अ रिटर्न फॉर्म। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या बनेगा? इस सवाल का सही जवाब बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार सबसे पहले दुनिया के किस देश के संविधान में लिखित रूप में जोड़े गए। दोबारा सुन लीजिए, दुनिया का पहला देश जिसने लिखित रूप में अपने देश में संविधान में किसे जोड़ा? मौलिक अधिकारों को। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईयर कौन सा था? ईयर था 1791। संविधान कब लिखा गया था? संविधान लिखा गया था 1789 में। केवल 4 महीने में संविधान सभा ने अमेरिका का संविधान लिख दिया था, वो अमेरिका की संविधान सभा थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि भारत के संविधान में सबसे पहले, या फिर भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात किसने करी? किसने बोला कि भाई आज़ादी के बाद इस देश में लोगों को कुछ अधिकार चाहिए होंगे जो मौलिक अधिकार कहलाएंगे? किसने कही ये बात कि इस देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता पड़ेगी आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद? तो ये बात उन व्यक्ति ने बोली जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल ने 1931 कराची सेशन में, सरदार पटेल ने 1931 1931 में कराची सेशन में, कराची अधिवेशन में ये मांग करी कि भाई, उन्होंने बोला कि भारत को आज़ादी के बाद भारत के लोगों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है? मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ने वाली है, फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसे पड़ने वाली है भाई फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता? तो ये आवश्यकता पड़ने वाली है आज़ादी के बाद भारत के लोगों को। क्लियर? अब सर आप खुद देख सकते हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी पढ़ के राजी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं बात। इसीलिए हम थ्योरी नहीं पढ़ाते, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाहता थ्योरी, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है। यही एक दिक्कत है भाई कि मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ। एप्लीकेशन पे पढ़िए, आप आइए, एप्लीकेशन पे ही पढ़ाया करूँगा थ्योरी, पेड बैचेस में। पेड बैच निकालूंगा थ्योरी के लिए और पेड बैच में थ्योरी आपको पढ़ाया करूँगा, ताकि जो वाकई में पढ़ना चाहता है उसी को वो चीज़ मिले पढ़ने के लिए। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट बनता है कि मौलिक अधिकारों का मसौदा किसने तैयार किया था? मौलिक अधिकारों का मसौदा किसने तैयार किया था? मौलिक अधिकारों का मसौदा, जिसे हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्राफ्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इंग्लिश में से हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में से हम कहेंगे ड्राफ्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स का जो मसौदा है वो किसने तैयार किया, वो किसने प्रिपेयर किया? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जवाब देने की कोशिश कीजिए एक बार जल्दी से, फटाफट जी। बहुत बढ़िया।
फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? ये मसौदा तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू के द्वारा मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया था। सर अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट, मौलिक अधिकारों का मसौदा, तो ये किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। और अगर हम संविधान के बारे में बात करें कि संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो आप जवाब देंगे सर संविधान का जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव रामजी अंबेडकर। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आप पहले से जानते होंगे। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, सर जो संविधान था ना वो लिखा हुआ मिला था ऑलरेडी बी आर अम्बेडकर, और बी आर अम्बेडकर मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों को संविधान तो लिखा हुआ मिला था, बस उसमें से पॉइंट्स निकाल के उसको ड्राफ्ट करने की बात थी। तो जो लिखा हुआ संविधान मिला था वो प्रिपेयर करके किसने दिया था, ये सवाल भी बनता है एग्जाम में। अगर ये सवाल अच्छी भाषा में पूछ लिया जाए, लैंग्वेज में, या फिर पूछ लिया जाए स्टेटमेंट कंक्लूजन में कि क्या संविधान तैयार भी किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, तो आप जवाब देंगे नहीं, बैनेगल नरसिंह राव के द्वारा बनाकर दिया गया था, बाद में ड्राफ्ट किया गया किसके द्वारा? ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं। तीनों पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, उम्मीद करूंगा तीनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ चलते हैं। चौथा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 भारत के संविधान से संबंधित ही सवाल बनता है, ठीक है, मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित सवाल ही बनता है। दुनिया का पहला दस्तावेज जिसे मौलिक अधिकारों के रूप में देखा जाता था, या फिर दुनिया का पहला ऐसा डॉक्यूमेंट, पहला ऐसा दस्तावेज जिसको कहीं ना कहीं समांतर माना गया है मौलिक अधिकारों के, या मौलिक अधिकारों जैसा ही वो दस्तावेज था मगर उसे किसी अन्य नाम से जाना गया, तो आप जवाब देंगे मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा दुनिया का सबसे पहला मौलिक अधिकारों जैसा दस्तावेज मेग्ना कार्टा 1215 में किंग जॉन के द्वारा जारी करवाया गया था। किसके द्वारा जारी करवाया गया था? किंग जॉन के द्वारा। ब्रैकेट में लिख लेना ब्रिटेन में, ठीक, ब्रैकेट में लिख लेना ब्रिटेन में, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट आता है कि भारत के संविधान में मेग्ना कार्टा के रूप में किस भाग को जाना जाता है? भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में मेग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है, या फिर किस मेग्ना कार्टा के रूप में, मेग्ना कार्टा के रूप में किस भाग को जाना जाता है? किस भाग को जाना जाता है? तो आप जवाब देंगे भाग नंबर 3 को मेग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। छठा पॉइंट आता है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पर लिखे हुए हैं? भारत के संविधान में, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पर लिखे हुए हैं, मतलब इन विच पार्ट और इन विच आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन। ऊपर की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर नोन एज मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर नोन एज मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग और कौन से आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं? तो आप जवाब देंगे भाग नंबर 3 में लिखे हुए हैं, एवं आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। क्लियर? भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? अगर 1950 में हम बात करें, 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अगर 2021 में अभी के आधार पे हम बात करें तो कितने मौलिक अधिकार आपको मिल जाएंगे? 6। ये पॉइंट्स भी याद रखना। ये 7 से 6 कब हुए थे? तो ये 7 से 6 हुए थे, ये 7 से 6 कब हुए थे? तो ये 7 से 6, मतलब ब्लिंक तो नहीं हो रहा है ना क्लास? मुझे लग रहा है ब्लिंक हो रही है। बहुत बढ़िया। 7 से 6 कब हुए थे? तो 7 से 6 हुए थे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44th अमेंडमेंट के माध्यम से इन 1978, 1978 में। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये केवल फंडामेंटल राइट है। सर बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल राइट है, बहुत ही स्पेशल तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है मौलिक अधिकार में पढ़ने के लिए फंडामेंटल राइट्स में। मगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़ें और करवा दूंगा। चलिए 8 पॉइंट हो गए। 9वें पॉइंट पे हम चलते हैं। 9 पॉइंट पे बात 8 पॉइंट हो गए ना, वो 8वां मान लीजिए 44वां संविधान संशोधन। 9वां पॉइंट लिखिए, फंडामेंटल राइट्स
मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, नेचर। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, मौलिक अधिकारों का नेचर कैसा है, फंडामेंटल राइट का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। भाई तुम्हारे चक्कर में मैंने हिंदी पढ़ना सीख ली। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ दोनों भाषाओं में पढ़ूँ अब चीज़ों को। मौलिक अधिकार सकारात्मक है या नकारात्मक है नेचर में, अगर हम बात करें तो इस पॉइंट का क्या रहेगा सवाल का जवाब। चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव और पॉजिटिव इन नेचर। व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है नेचर की, अगर हम बात करें तो किस प्रकार का नेचर ये फॉलो करते हैं, पॉजिटिव नेचर फॉलो करते हैं या फिर नेगेटिव नेचर फॉलो करते हैं। और वो विद्यार्थी कहाँ हैं जो कल चीखम चीखी कर रहे थे, सर हमें पढ़ा नहीं रहे, थ्योरी नहीं करा रहे, ये नहीं करा रहे, कहाँ हो भाई। इसीलिए मैं मेरा पैटर्न फॉलो करता हूँ कि भैया बच्चे को वही करा दिया जाए जो एग्जाम में आए डायरेक्ट करेक्ट। थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, मैं तो खुद कहता हूँ पर्सनली थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ेंगे सर तो लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, काम नहीं हो पाएगा। सवाल के जवाब की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ज़्यादातर मौलिक अधिकार नेगेटिव हैं, नकारात्मक है नेचर में। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, ज़्यादातर मौलिक अधिकार नकारात्मक है, नेगेटिव इन नेचर है। क्यों नेगेटिव है, इसको अगर हम प्रूव करने के ऊपर सवाल उठाएं कि भाई ये तो अच्छे राइट्स हैं, किसी भी व्यक्ति को बेहतर जीवन देने के लिए या फिर उसको उसकी बेहतर वृद्धि के लिए, उसको बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वही तो मौलिक अधिकार हैं। तो सब चीज़ें बेहतर हो रही है, पॉजिटिव हो रही हैं, तो वाई दे आर नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि राज्य इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकता। जब हम ये शब्द यूज़ करते हैं ना कि राज्य इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकता, वहीं पर ये नेगेटिव इन नेचर्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। मगर हाँ राइट्स पॉजिटिव है, मगर ये जो लाइन यूज़ की जाती है ना कि राज्य इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकता, ये राज्य आपको ये थोड़ी बोल देगा कि भाई तुम्हारे पास पर्सनल लिबर्टी है या फिर जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, मगर तुम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, उस सांस को कम करके अब तुम 50 बार केवल सांस लोगे एक मिनट में। तो ऐसा कानून तो बना नहीं दिया जाएगा। या फिर राज्य के बोल दे तुम तो दिल्ली वाले हो, तुम यूपी नहीं जाओगे, हम बोल रहे हैं अरे भाई मेरी व्यक्ति का स्वतंत्रता है, आर्टिकल नंबर 19 कहता है मैं घूम सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। केवल सांस लोगे एक मिनट में, तो ऐसा कानून तो बना नहीं दिया जाएगा। या फिर राज्य के बोल दे तुम तो दिल्ली वाले हो, तुम यूपी नहीं जाओगे। कहीं कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है मुझे लग रहा है इसमें से ना यार, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ खर खर आ रही है। मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, आप देखिए, आप बताइए। तो ऐसा कानून तो बना नहीं दिया जाएगा। या फिर राज्य के बोल दे तुम तो दिल्ली वाले हो, तुम हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आवाज़ थोड़ी कर कर आ रही है। टेक्निकल इशू हो रहा है मुझे लग रहा है इसमें से ना यार, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ कर कर आ रही है। मैं देख रहा हूँ, तो कराना पड़ेगा। ठीक, आप देखिए, आप बताइए। आप ठीक है पहले से? हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आवाज़ थोड़ी कर कर आ रही है। टेक्निकल इशू हो रहा है मुझे लग रहा है इसमें से ना यार। एक बार बताइए आप, थोड़ा सा ठीक आ रहा है या नहीं? इसको ठीक कराना पड़ेगा, थोड़ा सा ना चेक कराना पड़ेगा स्टूडियो को। एक बार देखिए आवाज़ आ रही है क्या आप ठीक से, थोड़ा सा वैसे ही आ रही है? थोड़ा सा ठीक आ रहा है या नहीं? इसको ठीक कराना पड़ेगा, थोड़ा सा ना चेक कराना पड़ेगा स्टूडियो को। नहीं माइक की लीड नहीं हिल रही है, कुछ और ही दिक्कत हो रही है। चलिए अभी तो कर लीजिए मैनेज, अगर हो रहा है तो बताइए, नहीं हो रहा तो बताइए। माइक की लीड नहीं आ रही, ब्लिंक भी कर रहा है बार बार मैं नोटिस कर रहा हूँ। कराता रहूँ, बताइए एक बार। ये ब्लिंक भी तो कितना कर रहा है यार आज।
ठीक है चलिए कराता हूँ, जितना हो पाता है ना उतना तो कर लेते हैं अभी। ओके है ना, आवाज़ मतलब मैनेज हो जाएगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा। चलिए मैनेज हो जाएगा, अभी करते हैं, चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स, अगर मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो वो बोल रहा है किस प्रकार की प्रकृति को ये अपनाते हैं। दे आर नेगेटिव और दे आर पॉजिटिव इन नेचर, मतलब ये सकारात्मक प्रकृति को अपनाते हैं या फिर नकारात्मक प्रकृति को अपनाते हैं। तो मैंने बोला मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ज़्यादातर मौलिक अधिकार, ठीक है ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ज़्यादातर मौलिक अधिकार जो हैं वो नकारात्मक प्रकृति को अपनाते हैं, नेगेटिव इन नेचर्स हैं। नेगेटिव इन नेचर हैं, किस प्रकार से नेगेटिव इन नेचर है, तो मैंने बोला कि भाई राज्य जो है वो मौलिक अधिकारों के ऊपर कानून नहीं बना सकता। राज्य जो है वो मौलिक अधिकारों को बाधित नहीं कर सकता, उनको रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकता, उसमें कानून नहीं बना सकता। तो जहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल हो रहा है ना बार बार कि कानून नहीं बना सकता, वहीं पर हम उसको कैसा मान रहे हैं कि नेगेटिव इन नेचर। मगर मोस्ट ऑफ देम का मतलब है कि कोई क्या ऐसा भी है जिसके ऊपर कानून बना सकता है या फिर दे आर पॉजिटिव इन नेचर। तो आर्टिकल नंबर 21A की वो बात करता है राइट टू एजुकेशन की, जो आपको पॉजिटिव इन नेचर नज़र आएगा। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, शिक्षा के अधिकार की हम बात करें, राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव इन नेचर नज़र आएगा। मान लीजिए एग्जाम में केवल सवाल इतना ही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर पॉजिटिव इन नेचर। दीपक बाबू जी बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। मान लीजिए एग्जाम में सीधा सवाल यही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज पॉजिटिव इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो सकारात्मक है, पॉजिटिव इन नेचर है। रीज़न मैंने बता दिया, सर कानून बना सकता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। 2010 एक्ट आपको पढ़ा दूंगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उससे आप और बेहतर समझ जाएंगे चीज़ों को। इतने पॉइंट समझ आ गए, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और समझते हैं अब। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, आप जानते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल मिलेंगे आपको। वहाँ पर सवाल वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को ही दिया जाता है, भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है, अन्य लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो लिख लीजिए फंडामेंटल राइट्स ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स only to the only to the citizen of इंडिया। मतलब ये जो मौलिक अधिकार हैं केवल और केवल भारत के नागरिकों को दिए जाएंगे, अन्य किसी को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ये 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं या 5 ऐसे अधिकार यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं जो केवल और केवल भारतीयों को दिए जाएंगे, मतलब भारत के नागरिकों को ही दिए जाएंगे, अन्य बाहर से आने वाले किसी को नहीं दिए जाएंगे ये वाले आर्टिकल्स। इसके अलावा जो शेष हैं, इसके अलावा जो रेस्ट हैं, वो ऑल ऑफ देम, मतलब इनको भी दिए जाएंगे, भारत के नागरिकों को भी दिए जाएंगे बचे हुए अधिकार। रेस्ट आर्टिकल्स कौन से रहेंगे मैं लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको याद रहे कि भाई साहब रेस्ट वाले कौन से थे। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25 से लेकर 28, 31, 32। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल्स आप जानते हैं, ये जो आर्टिकल्स आपके सामने लिखे हैं ये सभी को दिए जाएंगे। ये और ये भारत के नागरिकों को तो दिए जाएंगे सभी के सभी, मगर ये वाले जो ऊपर लिखे हैं ये किसके लिए हैं, ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल भारत के नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए जाएंगे। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। तो आप इस आधार पर सवाल का जवाब सही दे पाएंगे, अगर ध्यान लगाएंगे तो जवाब दे पाएंगे, ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के संबंध में इंपॉर्टेंट बन के आते हैं, जहां से सवाल बनने के चांसेस मान लीजिए रहते ही हैं। एक सवाल जो हमेशा मेरे दिमाग में उठता है और आपसे भी पूछना चाहूँगा, फंडामेंटल राइट्स ऐसे ही बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और कौन से राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स
जिन्हें हम बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। ऐसा कोई है जिसे भाई साहब बिल्कुल भी इंग्लिश में समझ ना आ रहा हो? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मैं तीनों को हिंदी में समझा देता हूँ, अनुवाद करके बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार बोलते हैं, लीगल राइट्स को कानूनी अधिकार बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हम बोलेंगे कौन सा अधिकार, तो इसे हम बोलेंगे भाई साहब संवैधानिक अधिकार। अब सवाल एग्जाम में ये आता है, जैसे मैं आपके सामने लिखकर बताता हूँ। आर्टिकल नंबर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से ना पूरा का पूरा ये जो चार्ट है एक बारी में क्लियर हो जाए। ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पर आएगा सर? सवाल ये है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा, या वो यहाँ पर आएगा? राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ आना चाहिए? अगर आप सवाल का जवाब दें तो कहाँ पर आना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी? एक चीज़ और है जिसमें हमेशा दिक्कत होती है, वो है वोट डालने का अधिकार, मत डालने का अधिकार, वोटिंग राइट, वोट राइट या फिर वोटिंग राइट, आप समझ गए होंगे उम्मीद करूंगा। मत डालने का अधिकार वो यहाँ आना चाहिए, वोटिंग राइट यहाँ आना चाहिए, या फिर वोटिंग राइट यहाँ आना चाहिए। जो मत डालने का अधिकार है ना, वो आना कहाँ चाहिए? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए इन दो सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं दो सवाल, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगा कि क्या रहेगा आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 में, जहाँ से सवाल मान लीजिए बनते ही हैं एग्जाम में। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। शिवांगी साय जी आप बोल रहे हैं आर्टिकल नंबर 16। अच्छा वो 16 मैंने शायद वहाँ गलती से लिख दिया होगा, दोबारा से वो मैंने ऊपर लिख दिया, तो आप समझ गए होंगे, उससे उम्मीद करूंगा मैं कि 16 तो मैंने ऊपर लिख ही दिया था। 15, 16, 19, 29 और 30 मैंने वो लिख दिया था केवल भारतीयों के लिए। तो अगर ऐसा था एक बार आप देख लीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ भैया, कहीं तुम बाद में बोलो। हाँ ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होगा, रेस्ट आर्टिकल्स में आप समझ रहे हैं कि रेस्ट आर्टिकल में ये वाला पॉइंट 16 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 16 मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, तो ऊपर लिख दिया उसको तो आप ऑटोमेटिकली ठीक मान सकते हैं। चलिए कौन सा अधिकार कहाँ पर आएगा, सवाल यहाँ पर ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत बढ़िया, चलिए मैं जवाब देता हूँ एक बार कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी, सबसे पहले सवाल बनता है राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, पहले ये मौलिक अधिकार था। कब से लेकर कब तक? तो 1950 से लेकर 1978 तक, 1950 से लेकर 1978 तक ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था, एक मौलिक अधिकार था। इसको उठाकर, कहाँ से उठाकर, इस आर्टिकल को, आर्टिकल नंबर 30 मतलब इस राइट को 31 से उठाकर कहाँ जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 300 ए में। कहाँ जोड़ा गया सर? इसे जोड़ा गया 300 ए में। अब जब इसे उठाकर 300 ए में जोड़ दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, मगर इसे हम लीगल क्यों बोलते हैं कि वाई इट्स लीगल राइट? ये कानूनी अधिकार क्यों है सर? कानूनी अधिकार इसीलिए से बोला जा रहा है क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में डिफरेंस ढूंढे या समानता ढूंढे तो क्या कहती है? फंडामेंटल राइट तो ये कहता है सीधा सा कि अगर हमारी अवहेलना हो रही है, मौलिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है, तो आप क्या कीजिए, आप या तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए आर्टिकल नंबर 32 के तहत, या फिर आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। क्लियर? मगर लीगल राइट क्या कहता है? लीगल राइट कहता है भाई अगर तेरे अधिकार की अवहेलना हो रही है तो पहले तो तू जा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, वहां से फैसला ले, वहां से सेटिस्फाइड नहीं है उसके बाद तू हाई कोर्ट आ जा। अगर हाई कोर्ट में भी तू सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर परिस्थिति वैसी है कि तेरा केस एक्सेप्टेबल है सुप्रीम कोर्ट में, तो तू सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो लीगल जो राइट होंगे उनके लिए प्रक्रिया रहेगी सर, प्रक्रिया मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब मगर फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप जा सकते हो हाई कोर्ट। क्लियर? अंतर समझ आ गया, डिफरेंस समझ आ गया आपको दोनों के अंदर? पहले वो वहां था, अब वो कहाँ रखा जाएगा? राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट्स में। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन टिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आर्टिकल नंबर 300 ए में ये बात लिखी हुई है। अब सवाल आता है कि भाई वोटिंग राइट किस प्रकार का अधिकार है? सर 2018 यूपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ राइट इज वोटिंग राइट? जो मत डालने का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? मैं बिल्कुल मानता हूँ लीगल राइट है, एसएससी तो सवाल देगा तो यही पूछ सकता है, चांसेस है। मगर यूपीएससी ने, जो बोर्ड ने जो आंसर ठीक लिया ना, वो आंसर ठीक लिया वोटिंग राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। किस आधार पे? उसने बोला कि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 326 में क्या लिखा हुआ है?
भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 326 में लिखा हुआ है कि भाई भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, अगर वो किसे फॉलो करता है, अगर वो एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करता है, मतलब वयस्क मत अधिकार की कैटेगरी में आता है, और भारत में वयस्क मत अधिकार या फिर एडल्ट फ्रेंचाइजी की एज कितनी रखी गई है, तो वो पहले हुआ करती थी 21 वर्ष, अब क्या है उम्र, वो अब है 18 वर्ष। तो यदि उसकी उम्र 18 साल है और उसके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट दस्तावेज मौजूद हैं, तो वो वोट डालेगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 326 में। 325 में लिखी हुई है कोई भी रहने वाला भारत में, 325 में ये स्टेटमेंट है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब अमीर किसी भी जगह से आने वाला क्यों ना हो, भारत में उसे मत डालने का अधिकार है। क्लियर? तो इसीलिए बोर्ड ने इस सवाल का जवाब क्या ठीक लिया ये, मगर डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछा गया। मैंने आपको तीनों में ही अंतर भी समझा दिया और सिमिलैरिटीज भी समझा दी हैं, उम्मीद करूंगा आर्टिकल्स के साथ समझा दिए हैं, तो ये फैक्ट्स, ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस बात की। चलिए आगे चलते हैं। कुछ स्टेटमेंट जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर दी गई, वो स्टेटमेंट इस प्रकार से है। सर एक स्टेटमेंट दी गई आर्टिकल नंबर 32 को लेकर, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान की दिल एवं आत्मा की प्रसंज्ञा या संज्ञा दी गई है किसको? आर्टिकल नंबर 32 को। किसके द्वारा दी गई थी? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को, पंडित नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को इनर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, इनर सोल, अंतर आत्मा कहा है, इनर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं संविधान की अंतरात्मा। क्या है संविधान की अंतरात्मा? संविधान की अंतरात्मा कहा गया है मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को। क्लियर? चलिए जी, ये दो स्टेटमेंट भी याद रखना, सवाल बनता है स्टेटमेंट से भी संबंधित। आगे चलते हैं। हम आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरह कि सबसे पहले मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 12, फिर मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 13, और जहाँ से मेनली फंडामेंटल राइट्स आपके शुरू होंगे वो आपको मिल जाएगा 14 से लेकर 18, फिर आपको मिल जाएगा 19 से लेकर 22, फिर आपको मिल जाएगा 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन वाले अधिकार, फिर आपको मिल जाएगा 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, फिर आपको मिल जाएगा 29 और 30 माइनॉरिटीज़ वाले राइट, और फिर आपको मिल जाएगा आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, मतलब राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है यहाँ पे वो, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? राइट टू फ्रीडम की। यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ पे बात कर रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, यहाँ पर बात कर रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की, यहाँ पे बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। ये लिखे हुए हैं आपके सामने सभी के सभी मौलिक अधिकार। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपको सभी को विस्तार से पढ़ना है, मगर डिपेंड करेगा आपका एग्ज़ाम कौन सा है और आपका पेपर कौन सा है, कितना उस एग्ज़ाम में पूछा जाना है, कितनी उसमें अनिवार्यता बनेगी, मतलब कितनी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। चलिए ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए जी आगे चलते हैं फटाफट से। क्या खरखर आ रही है क्या अभी भी आवाज़? एक बार जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट से, क्या आवाज़ अभी भी खरखर आ रही है? दिक्कत हो रही है क्या आवाज़ में अभी भी? फटाफट बताइए। पता नहीं कौन सी खरखर हो रही है यार आज आवाज़ में। चलिए एक बार जल्दी से बताइए, क्या अभी भी डिस्टरबेंस है आवाज़ में, वॉइस में अभी भी डिस्टरबेंस आ रही है क्या? तो पता नहीं ब्लिंक क्यों है। फटाफट बताइए। हाँ आ रही है यार, पता नहीं कौन सी खरखर हो रही है यार आज आवाज़ में, डिस्टरबेंस आ रही है। शेयर कर दिया है मैंने, चलिए अपनी तरफ से एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 12 के बारे में, आर्टिकल नंबर 13 के बारे में समझते हैं थोड़ा बहुत फटाफट से।
सबसे अच्छा आर्टिकल है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 13, जिससे संबंधित बहुत सारे सवाल आप यूपीएससी प्रीलिम्स में देखेंगे, मेंस में देखेंगे, पीसीएस में देखेंगे, प्री में और मेंस में दोनों में ही देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 की। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 12 क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा बताता है साहब? ये बताता है राज्य की परिभाषा। अब ये कौन सा राज्य है? ये राज्य का मतलब ये नहीं है वो यूपी की बात कर रहा है, वो महाराष्ट्र की बात कर रहा है, वो उत्तराखंड की बात कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। ये वो वाला राज्य नहीं है। ये राज्य कहता है कि भाई ऐसा पर्सनैलिटी या फिर ऐसा कोई व्यक्ति या फिर ऐसी कोई चीज़ जो खड़े होकर ये ऐलान कर सके कि मेरे पास ये हक है, मेरे पास ये अधिकार है। जैसे मैं और अच्छी तरह आपको प्रोफाउंडेड तरीके से समझाता हूँ, बेहतर ढंग से समझाता हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि एसडीएम की, सर एसडीएम खड़ा होगा, जाएगा, खड़ा होगा, और मान लीजिए कहीं पे कोई दंगा हुआ है, कहीं पे किसी को कोई चोट लग गई, कोई गिर गया, कोई हादसा हो गया, वो खड़े होकर बोलेगा मैं सरकार की तरफ से आपको लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करता हूँ। सर उसने क्या शब्द यूज़ किया? उसने बोला कि मैं सरकार की तरफ से आपको लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करता हूँ, या फिर मैं लोकतांत्रिक तरीके से या फिर संवैधानिक तरीके से आपको लाख रुपए यहाँ पे प्रदान करता हूँ। हो सकता है वो स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल करे कि भाई मैं मेरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आपको लाख रुपए प्रदान करता हूँ। वो ऐसी बात कैसे कर सकता है? क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो खड़े होकर लाख दे सकता है, 10 लाख की भी बात कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 12 की परिभाषा उसे भी इंक्लूड करती है, एक एसडीएम को, एक डीएम को भी इंक्लूड करती है। ये चीज़ ध्यान रखना, तभी उसकी गाड़ी पर या फिर तभी उनकी गाड़ी पर लिखा हुआ है भारत सरकार। सर ये सभी चीज़ें किसके अधीन आ जाएंगी? आर्टिकल नंबर 12 के अधीन। आर्टिकल नंबर 12 के अधीन वो सब कुछ आ जाएगा जो सरकार के द्वारा या सरकार से संपर्क के तरीके से चलाया जा रहा है। वो सभी चीज़ें किसके अधीन आ जाएंगी? आर्टिकल नंबर 12 की परिभाषा के अधीन वो सभी चीज़ें आ जाएंगी। ध्यान रखना, ये दो जगह आपको परिभाषा लिखी हुई नजर आएगी। एक जगह ये परिभाषा आपको लिखी हुई नजर आएगी आर्टिकल नंबर 36 में, और एक जगह आपको परिभाषा लिखी नजर आएगी राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 12 में। आपको बेसिक तरीके से याद रखना है कि वो कोई भी चीज़ जो भारत सरकार के अधीन आती है और भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी? राज्य। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एसडीएम डीएम वाला मैटर समझा दिया। क्लियर? सवाल आएगा भारत के संविधान में राज्य की परिभाषा कहाँ लिखी हुई है? सर ये वाली राज्य की परिभाषा पूछेगा तो आप बता देंगे क्या? आर्टिकल नंबर 12 में, 36 में। 36 में किस प्रकार से थोड़ी सी अलग है वो आपको समझा दूंगा मैं। क्लियर? हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की, 13 नंबर के आर्टिकल की। मैं देखिए आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूँ। आर्टिकल नंबर 13 मैं आपको समझाता हूँ जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से मतलब कानून की पुनः जांच से संबंधित तरीके से मैं आपको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको और बेहतर तरीके से ये शब्द यहाँ पर समझ आ जाएगा। क्रिएटिंग द पावर, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, बहुत अच्छे जी। ठीक, देखिए जुडिशियल रिव्यू की हम बात करते हैं, कानून की समीक्षा की हम बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की हम बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू की हम बात करते हैं, कानून की समीक्षा की हम बात करते हैं। भारत के संविधान के दो आर्टिकल्स आपको नजर आएंगे, एक आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 137। आर्टिकल 13 कहता है कि मैं इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष माध्यम से मैं किसकी जांच करूंगा? कानून की पुनः जांच करूंगा, मतलब मैं जुडिशियल रिव्यू करूंगा। ये भी जुडिशियल रिव्यू करेगा और आर्टिकल नंबर 137 भी जुडिशियल रिव्यू करेगा। मगर दोनों के अंदर अंतर क्या होगा? सर दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 137। वो कहता है कि हमने, मान लीजिए केशवानंदा भारती केस में कोई फैसला गलत दे दिया था, ठीक है, या अन्य बहुत सारे केसेस हुए, शंकरी प्रसाद वाला केस हुआ, मान लीजिए शंकराचार्य वाला केस हुआ, बहुत सारे केसेस हुए, गोलकनाथ केस हुआ, ठीक है, बेरूबारी वाला केस हुआ, बेरूबारी वाला विवाद हुआ, इसके अलावा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस हुआ। तो किसी भी केस में मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहती है और हमने लगता है ये फैसला गलत दे दिया, फिर बैठी है सर दोबारा बेंच, और पुरानी वाली से बड़ी बेंच बैठी है इस बार। अब बड़ी बेंच जब बैठ गई है तो वो कानून की दोबारा समीक्षा कर रहे हैं और वो बदल सकते हैं अपने फैसले को। उसे वो कह रहा है कानून की पुनः जांच, आर्टिकल नंबर 137। और ये कह रहा है इनडायरेक्ट तरीके से मैं भी जांच करूंगा। किस प्रकार से जांच करूंगा? मैं जांच करूंगा कि ये जो अधिकार बनाया गया है या फिर ये जो कानून बनाया गया है, कहीं ये फंडामेंटल राइट की अवहेलना तो नहीं कर रहा? क्या ये फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में तो नहीं है, मतलब उसके अगेंस्ट तो नहीं है? तो इसकी जांच कौन करते हुए आपको नजर आएगा? आर्टिकल नंबर 13
ये सब करते हुए नजर आएगा। जुडिशियल रिव्यू आप याद रखिए, मगर इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू कैसे करेगा कि भाई ये जो कानून नया बनाया गया, जैसे सीएए वाला कानून हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट बैठेगी, देखेगी क्या यार ये कहीं फंडामेंटल राइट की अवहेलना तो नहीं कर रहा, क्या मौलिक अधिकार की यहाँ पे अवहेलना तो नहीं हो रही, और अगर अवहेलना होगी तो दो चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। दो चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 13 में ही आपको दो चीज़ें लिखी हुई नजर आएंगी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, यहीं पर आपको दो चीज़ें लिखी हुई नजर आएंगी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये दो चीजें आपको यहां और लिखी हुई नजर आएंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि भाई मान लीजिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है और कोई अन्य अधिकार क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों की अवहेलना कर रहा है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे सर, जो भी ऐसा कर रहा होगा उसे हम हटा देंगे। जैसे मान लीजिए सीएए का ही मैं कंपैरिजन करूं, सीएए लग रहा है कि भाई अवहेलना कर रहा है मौलिक अधिकार की, या अन्य कोई भी कानून है जो मौलिक अधिकार की अवहेलना कर रहा है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि हम उस अधिकार को हटा देंगे। और एक चीज़ और समझ लेना, जब भारत का संविधान, मैं और एक और प्रोफाउंड करके समझा देता हूँ तुम्हें और बेहतर ढंग से, ठीक है। भारत का संविधान कब बना? 1950 में। 1950 से पहले ऐसा तो था नहीं कि भाई भारतीयों के पास कोई अधिकार ही नहीं थे, या अंग्रेज़ों ने हमें कोई अधिकार दिए ही नहीं थे, ठीक है, ऐसा तो था नहीं। तो भाई अधिकार दे रखे थे हमें, आप सभी लोग मानते हैं इस बात को कि कुछ ना कुछ अधिकार तो हमें प्रदान कर ही रखे थे, ठीक। अब जब भारत का संविधान बना तो उन अधिकारों को भी कहीं ना कहीं हमें देखना है कि क्या ये अधिकार सही थे या ये अधिकार सही नहीं थे। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन। वो भी आपको यही मिलेगा आर्टिकल नंबर 13 में, डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बीकर बनाएगी, एक बीकर बना दिया भाई, इस बीकर में क्या लगा देगी? इस बीकर में साफ छन्नी लगा दी गई। इस बीकर में क्या लगा दी गई? इस बीकर में छन्नी लगा दी गई, यहाँ पे छन्नी लगा दी। इस छन्नी से हम पुराने अधिकारों को पोर करके देखेंगे, डालकर देखेंगे, और यदि वो छन्नी में ऊपर ही रह गए तो उन्हें फेंक दिया जाएगा, और यदि वो नीचे बैठ गए, सेटल डाउन हो गए, तो उन्हें मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन। पुराने संबंध में भी मैंने आपको बता दिया कि जो पुराने अधिकार भाई साहब दिए जाते थे उनको भी फिल्टर करके हम देख रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि यदि अभी कोई कानून बनाया है वो मौलिक अधिकारों की अवहेलना कर रहा है तो उस कानून को हम हटा देंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि अभी कोई कानून बनाया गया है और वो अवहेलना कर रहा है मौलिक अधिकारों की, हम उसे हटाएंगे नहीं, हम उसे छुपा देंगे। हम उसे क्या करेंगे? हम उसे छुपा देंगे, और छुपा देंगे। बाद में अगर कभी हमें लगा कि भाई अब ठीक है परिस्थिति, उस कानून को हम दोबारा इंप्लीमेंट करा सकते हैं तो करा देंगे। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। क्या तीनों पॉइंट्स, क्या तीनों तत्व आपको समझ आए या नहीं? क्या आपको समझ आया इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू आपको समझ आया क्या होगा क्या नहीं होगा? उम्मीद करूंगा पॉइंट आपको समझ आया होगा। चलिए देखिए यार, तभी मतलब अगर मैं इतना ढिंडोरा पीट पीट के बोलता हूँ ना भाई साहब कि अगर पढ़ना है तो फिर आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर पढ़ाने में, मुझे क्या दिक्कत है। अब इनसे संबंधित केसेस भी हैं यार, ठीक है, अब इनसे संबंधित आपको केसेस भी आने चाहिए। जैसे आपसे मान लीजिए एग्जाम में सवाल पूछ लिया गया, डायरेक्ट ही सवाल पूछ लिया गया कि भारत के संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट, संविधान संशोधन करवाया जा सकता है। ये बात इंदिरा गांधी ने किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान के किस आर्टिकल में अमेंडमेंट करवाया था? समझ आया? दोबारा समझिए। इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन करवाया एक आर्टिकल में, और वहां पर एक बात इंक्लूड करवा दी कि भाई साहब भारत के संविधान में किसी भी पार्ट में किसी भी चीज़ को उठाकर अमेंडमेंट किया जा सकता है 368 के माध्यम से, 368 के माध्यम से। और ये इंदिरा गांधी जी ने कब करवाया? तो 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1971 में, 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1971 में ये बात इंदिरा गांधी ने जुड़वाई। कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 13 में। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें, ये सभी फैक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, और इनको समझने के लिए चाहिए टाइम, चाहिए पेशेंस, वो तुम्हारे अंदर भाई साहब है नहीं, ठीक है। दो टाइप के जुडिशियल रिव्यू होते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है।
अगर इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू की हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 13 दिखाएगा, पूरा समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। थ्योरी लिखी हुई चाहिए, थ्योरी लिखी हुई प्रदान कर दूंगा, समझाना जरूरी है ना, थ्योरी तो लिखी हुई तुम्हें हर किताब में मिल जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी समझा दिया तुम्हें। सेवरेबिलिटी का अर्थ है कानून अगर अवहेलना कर रहा है मौलिक अधिकार की, हटा देंगे, पूर्णतः हटा देंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है अगर भाई अवहेलना कर रहा है तो छुपा देंगे, दोबारा बाद में उजागर कर देंगे, क्लियर। डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन कहता है कि फिल्टर करके देख लेंगे, अगर फिल्टर करने पे नीचे बैठ गया तो जोड़ लेंगे फंडा, मतलब चलने देंगे भाई साहब कानून को, अगर नहीं बैठा तो बाहर फेंक देंगे, क्लियर। जैसे तुम चाय को छानते होगे उसी आधार पे, समझ आया। उम्मीद करूंगा पॉइंट फैक्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए एक थोड़ा सा आर्टिकल और समझाता हूँ, आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है भाई साहब, अगर आप ढंग से और प्रॉपर पढ़ना चाहोगे तो बताइए, कोर्स लॉन्च कर देता हूँ। एक है आर्टिकल नंबर 14, क्या बताता है, रूल ऑफ लॉ के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, क्लियर। अब रूल ऑफ लॉ क्या है, सबसे पहले तो सर सवाल ये बनता है एग्जाम में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ या ये जो रूल ऑफ लॉ शब्द है, चलिए सवाल ये कहता है, मतलब ये जो आर्टिकल नंबर 14 है ये कहता है कि भाई साहब रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहला सवाल आता है कि भाई ये जो टर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया ए.वी. डाइसी के द्वारा। मान लीजिए एग्जाम में सीधा सवाल यही आ गया कि भाई रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है या फिर समता का अधिकार की वो बात कर रहा है, कानून के प्रति समता के अधिकार की वो बात कर रहा है, कानून के प्रति सभी समान है, इसकी वो बात कर रहा है, रूल ऑफ लॉ की वो बात कर रहा है। और मान लीजिए कि एग्जाम में यही सवाल पूछ लिया गया कि किसके द्वारा ये जो मेथड है इसको एक्सप्लेन किया गया, तो आप जवाब देंगे ए.वी. डाइसी के द्वारा। किसके द्वारा, ए.वी. डाइसी के द्वारा इस तरीके को प्रोफाउंडेड किया गया या फिर इस तरीके को एक्सप्लेन किया गया। अब सवाल आता है रूल ऑफ लॉ क्या है। सिंपल से अगर स्टेटमेंट आपको समझनी है तो रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि भाई कानून के प्रति सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। अगर हमने कोई गुनाह किया है तो हमें वही सज़ा मिलेगी जो अमीर आदमी ने गुनाह किया है जिसको वो सज़ा मिल रही है, क्लियर। तो जो जैसा गुनाह करेगा उसको उस प्रकार से सज़ा मिलेगी। मगर जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेरे को आपको समझाना है वो क्या है, वो देखिए। आर्टिकल नंबर 14 जो है ना, जो बोलता है भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, वो आर्टिकल नंबर 361 में जाकर चैलेंज होता है। कहाँ जाकर चैलेंज होता है, 361 नंबर के आर्टिकल में जाके चैलेंज होता है। आर्टिकल नंबर 361 में जाकर ये ऑटोमेटिकली चैलेंज हो जाएगा। क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि भाई कानून में सभी को समानता प्राप्त है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मगर आर्टिकल नंबर 361 कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल नंबर 361 कहता है कि भाई अगर एक आम नागरिक ने गुनाह किया है, चाहे वो एक सरकारी एम्प्लॉय क्यों ना है, तो उसको सज़ा दी जाएगी उसी तरीके से। मगर यदि भारत के राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने, यदि भारत के मतलब राज्य के राज्यपाल ने, गवर्नर ने, या फिर अदर कंट्री के डेलीगेट्स ने, दूसरे देशों के राजदूतों ने कोई गुनाह किया है, तो इन्हें ऑफिस में जाकर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें ऑफिस में जाकर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखना। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को सम्मन नहीं भेजा जा सकता ऑफिस में। भारत के राष्ट्रपति के ऑफिस में पुलिस के कपड़े पहनकर नहीं घुस सकती, ये चीज़ भी याद रखना। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एक बार मुखर्जी नगर ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थी ने सवाल पूछा कि सर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया और वो राष्ट्रपति के ऑफिस में जाकर छुप गया, तो क्या उसे पुलिस पकड़ने जाएगी या नहीं पकड़ने जाएगी। तो वहाँ पर मेरा सवाल ये था कि मतलब राष्ट्रपति के ऑफिस में घुसना मजाक है क्या, कि तुम जाओगे कि हमारा स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो पहले तो तुम्हारा स्वागत बाहर ही कर लिया जाएगा। चलिए क्लियर, ये वाला पॉइंट समझ आया, ये वाला पॉइंट समझ आया कि आर्टिकल नंबर 361 में जाकर ये चैलेंज होगा। चलिए कुछ सवाल आपको दिखाता हूँ इससे संबंधित, जहाँ पर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ सवाल आपको इससे संबंधित दिखाता हूँ जहाँ पे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मैनी आर्टिकल्स कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। आज ही पढ़ाया है सवाल, दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए फटाफट से। आज ही पढ़ाया है ये सवाल आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आर्टिकल नंबर 14 और एक्सप्लेन करना है, कुछ भी नहीं हुआ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन लॉ,
ये सभी चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी। रूल ऑफ लॉ, अभी ये चीज़ें आपको समझानी है, समझाई नहीं है, अच्छी बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है उसमें समझने के लिए। समता का अधिकार क्या है और समानता का अधिकार क्या है, दोनों में अंतर है ज़मीन आसमान का। ठीक, तो हाउ मैनी आर्टिकल्स कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 2 आते हैं, 3 आते हैं, 5 आते हैं या फिर 4 आते हैं? चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यार पढ़ने के लिए, अगर तुम इंटरेस्ट दिखाओ तो फिर तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसे वही आर्टिकल नंबर 14 की हम बात करें, तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 361 ए में जाकर भी चैलेंज होगा। किस प्रकार से? जैसे भाई आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं भी कोर्ट की हियरिंग चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहाँ पे रेडियोज अलाउड नहीं होते, वहाँ पे न्यूज़ अलाउड नहीं होती, तो ये चीज़ें भी याद रखना। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 31C और आर्टिकल नंबर 39 भी इसके एक्सेप्शन है। इनको विस्तार में पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई, मौका मिलेगा तो। अच्छा, जी से क्या था? अदर कंट्री के डेलीगेट्स, राजदूत। जी से गवर्नर था, पी से प्रेसिडेंट, जी से गवर्नर और डी से था अदर कंट्री के डेलीगेट्स। याद कर लेना। तुम यार इंटरेस्ट लोगे तो मैं देखता हूँ थ्योरी तुम्हें वहीं पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पे, डेली के आधार पे 2-2 टॉपिक उठा के तुम्हें वहीं पढ़ाऊंगा थ्योरी। हाउ मैनी आर्टिकल्स कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी, कितने आर्टिकल्स आते हैं? आज ही पढ़ाया मैंने, बोला आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक किसके बारे में लिखा हुआ है? राइट टू इक्वालिटी के बारे में। अब कितने आर्टिकल्स आ जाएंगे इसके अंदर? 2, 3, 5 या फिर 4? चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक सवाल है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल का सही जवाब होगा 5। कितने आर्टिकल्स आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे सर। एक तो 18वें, एक तो 14वें नंबर का आ जाएगा राइट टू इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन वाला आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ प्लेस, मतलब बर्थ प्लेस और एनी ऑफ देम। ठीक है, मतलब रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, इसके अलावा लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कही जाती है आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 15 के भाग 6 में आपको जाकर मिलेगा क्या? वहाँ पर मिलेगा आपको स्वर्णिम आरक्षण 15 के 6 में और 16 के 6 में। सवाल का सही जवाब आर्टिकल 5 है। 14 को काउंट करना पड़ेगा, 15 को करना पड़ेगा, 16 को करना पड़ेगा। 16 में क्या लिखा हुआ नजर आएगा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स मिल जाएगा कि भाई आपको टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 18 में, 17 में मिल जाएगा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 5 आर्टिकल्स आपको यहाँ नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें किन देशों के संविधान से उधार लिया गया है? चलिए, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार को किन देशों के संविधान से उधार लिया गया है? चलिए, बोरो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें पूरा पढ़ा दिया था मैंने, बोरो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। चलिए जवाब दीजिए भाई, किस देश के संविधान से आपने क्या उधार लिया है? सवाल यहाँ पर ये है। थोड़ी सी थ्योरी समझाइए, मगर वो थ्योरी इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, बहुत बेसिक सवाल है। यूएसए के संविधान से भारत में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को उधार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following headed the 9-judge constitutional bench that declared the right to privacy as a fundamental right? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बार यूपीएससी के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि राइट टू प्राइवेसी, जो एग्जाम हुआ है अभी प्रीलिम्स का, कि राइट टू प्राइवेसी भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में लिखी है? कई बार चीख चीख कर पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 21 में लिखी है। ठीक, तो अगर इतना सवाल आ जाए केवल राइट टू प्राइवेसी, तो कहाँ लिखी है भारत के संविधान में? आर्टिकल नंबर 21 में। अगर सवाल देखो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? चलिए, जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
अब देख रहे हो ब्लिंक नहीं हो रहा मेरे ख्याल से बिल्कुल भी, पता नहीं, समझ नहीं आता यार। कभी भी कहीं भी ब्लिंक करने लग जाता है, कभी भी कहीं भी। अब देख रहे हो ब्लिंक नहीं हो रहा मेरे ख्याल से बिल्कुल भी, पता नहीं, समझ नहीं आता यार। चलिए, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है, अगर आप मेरे साथ लंबे समय से क्लास ले रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप मान लीजिए आपके लिए बिल्कुल बेसिक सवाल है ये, अगर आप मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और क्लास ले रहे हैं। चलिए, JS खेर मतलब जगदीश सिंह खेरा, भारत की न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के एकमात्र सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के एकमात्र सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सरदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सवाल का सही जवाब है जगदीश सिंह खेरा, ऑप्शन नंबर ए, JS खेरा, जगदीश सिंह खेरा। अगर हम बात करें कि कितने जजेस थे पैनल में, कितने जज थे पीठ में, जो पीठ बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई, उसमें कुल जजेस की संख्या थी 9। इन्होंने क्या दिया डिसीजन कि राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट एंड इट इंक्लूड्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। अगर हम बात करें ये डिसीजन कब दिया, तो 24 अगस्त 2017 को ये फैसला दिया गया था। किस दिन दिया गया था ये फैसला? 24 अगस्त 2017 को, 2017 को ये फैसला दिया गया था। तब भारत के 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हाँ मैं समझ रहा हूँ बाबानी जी, थोड़ी वॉइस में खरखर आ रही है आवाज़ में, वही देख रहा हूँ यार, ब्लिंक दोबारा भी हो रहा है। चलिए, 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको मिल जाएंगे कौन? जगदीश सिंह खेरा उस समय बैठे हुए थे अपने पद पे। ये चीज़ याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, सवाल बन सकता है एग्जाम में, सवाल में डायरेक्ट ही बन सकता है, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे जिनकी डेथ हो गई थी अपने पद पे ही। क्लियर, ये पॉइंट भी बनता है एग्जाम में, ठीक है जी। सवाल का सही जवाब क्या है? जगदीश सिंह खेरा। तारीख आपने देख ली, आर्टिकल आपने देख लिया, नंबर ऑफ जजेस आपने देख लिए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी आर मेंशन? निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? चलिए जवाब दीजिए भाई। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। थोड़े बहुत सवाल ही हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मगर भाई पूछ ही लिए जाते हैं, चांसेस बनते ही हैं सवाल के। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? आज तक सबसे बड़ी बेंच कौन से केस में बैठी है? केशवनंदा भारती केस में बैठी है, 13 जजेस की बेंच जो बैठी थी, ठीक है। बेरूबारी विवाद जो था उसमें भी 9 जजेस की बेंच बैठी थी, 11 बैठी थी गोरखनाथ केस में, ठीक। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? सवाल का सही जवाब ध्यान से पढ़ना, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी के बारे में? 14 में लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा हुआ है 15 में, अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब्स मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है उस पर बराबरी का अधिकार 16 में लिखा हुआ है, 17 में लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा इसके बारे में। इसके अलावा 18 में लिखा हुआ है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में कि आप सर, लॉर्ड, इन प्रकार के जो टाइटल्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पुरस्कार आपको दिए जाते हैं उसको भी आप अपने नाम के सफिक्स और प्रीफिक्स में नहीं लगा सकते, मतलब नाम के आगे एवं नाम के पीछे आप नहीं लगा सकते। जैसे आप साइन करेंगे तो ये नहीं बोल सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी, इस प्रकार से, ठीक। उम्मीद करूंगा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है या शामिल है? कहाँ पर लिखा हुआ है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में? सवाल यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 मिल जाएगा। केशवानंदा भारती जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित था वो आपको 1973 मिल जाएगा। लास्ट ईयर 6 सितंबर 2020 को केशवानंदा भारती की डेथ हुई है। सभी जितने भी ये केसेस मिलेंगे आपको लैंड रिफॉर्म मतलब ज़मीन से संबंधित ही मिलेंगे। और बाद में क्या बोला गया, केशवानंदा भारती केस कौन जीता था? बताइए एक बार ज़रा कमेंट करके। जो केशवानंदा भारती केस था वो जीता कौन था? सरकार जीती थी या केशवानंदा भारती? बहुत बेसिक सवाल है,
फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के बारे में भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 में लिखा हुआ है और पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है। इसी पार्ट को जाना जाता है मेग्ना कार्टा के नाम से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स कौन सी परिस्थिति में सस्पेंड किए जा सकते हैं, ये पॉइंट भी करवा देता हूँ यार यहीं पर अभी, ठीक है। ये पॉइंट थ्योरी में करवा देता हूँ, लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो समझते ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आता, कि मैंने कई लोगों को खुद समझाते हुए देखा है, इसीलिए, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए भाई, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कौन सी परिस्थिति में सस्पेंड किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कौन सी परिस्थिति में सस्पेंड हो सकते हैं, बर्खास्त हो सकते हैं, सस्पेंडेड, ठीक। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान। हिंदी में लिख लेना जिसको लिखना हो, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान। अब सवाल बनता है भाई 3 प्रकार के आपातकाल हैं, कौन से आपातकाल में सस्पेंड होगा, तो नेशनल इमरजेंसी में। कौन सी इमरजेंसी में सस्पेंड होंगे, नेशनल इमरजेंसी में इन्हें सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है जी। कौन से आपातकाल में सस्पेंड किया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी में। अब नेशनल इमरजेंसी 3 आधार पे लगाई जाती है, कौन कौन से आधार पे, वॉर के आधार पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे, मतलब बाहरी विद्रोह के आधार पे। यहाँ पर भाई वॉर का मतलब क्या है कि तुम और तुम्हारा दोस्त, किसी एक ही पे तुम्हारा दिल आ गया दोनों दोस्तों का, अब वो जो होगा वो वॉर होगा, ठीक है, वो जो होगा वो वॉर होगा। अब ये वॉर तो तुम समझ गए क्या होगा। अब एक परिस्थिति ऐसी है एक्सटर्नल एग्रेशन, उसमें ये है कि भाई जिसपे तुम्हारा दिल आया वो जानने वाली पार्टी थी, तो वो तुम्हें मार रहा है, तुम रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो क्या होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आज के बाद अंतर, वैसे तुम्हें समझ तो था ही, मगर आज के बाद गहरा अंतर समझ आ गया होगा तुम्हें, कि ये बिल्कुल सही अंतर समझाया आज, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्रेशन एक क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक हो जाएगा आर्म्ड रेबेलियन, जहां पर पहले लिखा हुआ था इंटरनल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन मतलब इंटरनल एग्रेशन यहाँ पर पहले लिखा हुआ था, मगर 44वें संविधान संशोधन के बाद इंटरनल एग्रेशन को काट कर क्या लिख दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन। अब सवाल बनता है कि भाई फंडामेंटल राइट सस्पेंड तो होंगे, मगर कौन सी परिस्थिति में सस्पेंड किए जाएंगे। साहब यहाँ सस्पेंड किए जाएंगे, यहाँ सस्पेंड किए जाएंगे, या यहाँ भी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो आप जवाब दोगे सर तीनों में सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे यार जब तीनों में सस्पेंड होने थे तो लिखने की जरूरत क्या थी, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, गुस्सा दिला रहे हो। अरे भाई गुस्सा नहीं दिला रहे, समझा रहे हैं तुम्हें, रुकिए। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 आप समझते हैं, 3 आधार मिल जाएंगे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। फंडामेंटल राइट क्या होते थे, सस्पेंड हो जाते थे सारे के सारे। किसके पास था अधिकार, भारत के राष्ट्रपति के पास। क्या भेजता था, एक ऑर्डिनेंस, एक दस्तावेज जारी करेगा, मौलिक अधिकार हो जाएंगे सस्पेंड। ये बात समझ आई। अब सर करवाया गया 44वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट करवाया गया। क्या करवाया गया, 44वां संविधान संशोधन करवाया गया, और वहां पर लिखा गया कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 सस्पेंड नहीं होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई, क्या नहीं होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल नंबर 20 और 21। कौन कौन सी परिस्थितियों में सस्पेंड नहीं होंगे, सर इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, और इसमें भी नहीं होगा। ये बात समझ आ गई। मगर ये बात, ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, ये सस्पेंड नहीं होंगे तीनों परिस्थिति में, कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 359 में। और आर्टिकल नंबर 358 कहता है कि आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आर्टिकल नंबर 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। कौन कौन सी परिस्थिति में, सर वो परिस्थिति होगी, इधर से लेकर आता हूं इस बार, ये वाली और ये वाली। और आर्टिकल नंबर 19 तीसरी परिस्थिति, आर्म्ड रेबेलियन में सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये बात कहता है आर्टिकल नंबर 358। ये बात समझ आई या नहीं, जल्दी बताइए। बाकी बचे हुए मौलिक अधिकार, जितने भी बाकी बचे हुए अधिकार है ना, 20, 21, 19 को छोड़कर, 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा यहाँ पर और यहाँ पर, 20 और 21 सस्पेंड होते नहीं है तीनों में से किसी परिस्थिति में। और बाकी बचे हुए मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट, एक ऑर्डिनेंस पास करेगा राष्ट्रपति, और वो सस्पेंड हो जाएंगे। क्लियर, ये बात समझ आई। पीयूष शर्मा जी जल्दी बताइए। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, वो डायलॉग कर दूं यही वाला, चलिए खुश तो भैया,
तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, कसम से बता रहा हूँ, वरना ऐसे मौलिक अधिकार कम से कम देखो नाना करते करते 9 घंटे चाहिए मौलिक अधिकार पढ़ने के लिए, अगर सही वाले मौलिक अधिकारों की बात करें तो। क्लियर, समझ आया ये वाला पॉइंट? नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो भाई, दोबारा समझा दूंगा एक बार। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो 1 मिनट में समझ जाएंगे, जिन्होंने पहले भी समझ रखी हैं चीज़ें, उनको बस एक दो जगह आज नया सीखने के लिए मिला होगा। जैसे आर्टिकल नंबर 13, मेरे ख्याल से कई सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पहली बार आर्टिकल नंबर 13 पढ़ा होगा इस तरीके से। उनको यही पढ़ा जाता है कि छुपी हुई बातें। अरे क्या छुपी हुई बातें, वो समझा तो दो यार, समझा उन्होंने कभी नहीं होगा। और इतनी टफ लैंग्वेज है ना आर्टिकल नंबर 13 की, अगर आप गूगल करोगे उसमें पढ़ के कभी समझ ही नहीं आएगा, उसको पढ़ के ही लगता है यार नहीं 14 से ही शुरू हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उस डायरेक्ट पता है क्या बोलते हैं, कह रहा मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होते हैं, क्योंकि 13 तुम समझा नहीं पाओगे, दिक्कत ये है। ठीक, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में लिखने के लिए आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी चलते हैं आगे, कुछ और सवालों को टैकल करते हैं। सवाल का सही जवाब था क्या? सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड राइट टू एजुकेशन बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। संविधान के अनुच्छेद के 21 के दायरे को शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था, क्योंकि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण। वो कौन सा फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब राइट टू एजुकेशन तो तुम्हें इंक्लूड करना चाहिए आर्टिकल नंबर 21 में, उसके बाद उसके अधिकार को राइट टू एजुकेशन तक इंक्लूड किया गया। आप सभी लोग जानते हैं 86वां संविधान संशोधन करवाया गया सन 2002 में। चलिए, कौन से फैसले के दौरान, मतलब कौन सा वो केस था जिसके आधार पर यह बात हुई? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वो मेरे ख्याल से वो विद्यार्थी कोई सवाल पूछ भी रहा था, ये कोई बच्चा ये सवाल पूछ भी रहा था मेरे ख्याल से। अब ना, ये नहीं पूछ रहा था कोई। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ईयर बता पाओगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बता पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। लैंडमार्क जजमेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त केस था। कौन सा केस था? सवाल का सही जवाब है यूनिक कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश 1992। एक लैंडमार्क केस था। इसके आधार पर आगे जाकर आप क्या देखेंगे, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। किसे? राइट टू एजुकेशन को। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2002 में किस केस को आधार रखते हुए ये बात करी गई? तो सर ये इस केस को आधार रखते हुए बात करी गई 1992 में। ये केस आपको मतलब गया था, चुनौती दी गई थी, और 1993 में डिसीजन पे काम हुआ। क्लियर, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए सवाल बन सकता है एग्जाम में, 100% चांसेस है। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट में? तो आप सभी लोग जानते हैं 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी सवाल में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन केम इनटू अ फोर्स इन 1 अप्रैल सन 2010। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चों के शोषण के से संबंधित है? चलिए, बच्चों के शोषण से संबंधित है, निम्नलिखित में से वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो सीधे तौर पे बच्चों के शोषण से संबंधित है? बहुत बढ़िया। जो 23 बोल रहा है, 23 नहीं 24 होगा। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है वो। क्लियर, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा आर्टिकल नंबर 24, 23 नहीं, वहाँ पे तो लिखा हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, मानव तस्करी के बारे में। क्लियर, 24 रहेगा। और कितनी उम्र की आयु तक के जो बच्चे हैं उनसे भारी उद्योग में काम कराने के लिए वंचित, मतलब नहीं करवाना काम, कितनी उम्र तक के बच्चों से? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शीर्षक का अनुमूलन बताता है? मतलब आप टाइटल नहीं लगा सकते नाम के साथ,
उसके बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 18, 17, 16 या फिर 15। तो सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल नंबर 18 में आपको ये बात लिखी हुई नजर आएगी। मोहित गुज्जर जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, 23 हो जाएगा ह्यूमन और 24 हो जाएगा चिल्ड्रन। थोड़ा सा भी याद रखेंगे, यही सवाल एग्जाम में आने ऑटोमेटिकली टिक हो जाएंगे। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 18 है। राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? अभी तारीख बताइए, 1 मिनट पहले केवल। वो 1993 उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश लैंडमार्क केस 1993 के फैसले के आधार पर सन 2002 में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल नंबर 20A जोड़ा गया, मगर उसे पूर्णतः लागू कब करवाया गया? डेट मैंने बताई है, अभी बताइए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 अप्रैल या 1 अप्रैल? चलिए बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2010 को ये इम्प्लीमेंट करवाया गया, लागू करवाया गया। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बन सकते हैं सवाल एग्जाम में। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में शामिल किया गया था? चलिए, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में शामिल किया गया था? वो कौन सा ईयर था जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू करवाया गया? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? आप सभी लोग जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर सन 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से यूएसएसआर से बोरो कर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से बोरो करके भारत के संविधान में 10 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। और अभी मौजूदा समय में 11 ड्यूटीज़ आपको नज़र आएंगी। 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 86th अमेंडमेंट के माध्यम से सन 2002 में। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी में 12 मेंबर थे, 12 मेंबर्स थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी में। सवाल का सही जवाब है 1976, 1976। क्लियर? 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, ज़्यादा सवाल आपको करवाए नहीं है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे फंडामेंटल राइट से संबंधित, विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रॉपर डिटेल में जो आपको समझाना होगा वो मैं समझा दूंगा। ठीक, चलिए बाकी करेंगे अगली क्लास में। इसके अलावा 8 बजे वाली क्लास भी ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, क्लास अगर अच्छी लगे शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना याद से।